केंद्र सरकार ने बड़ा फैसला लेते हुए परेड में हिस्सा लेने वाले सभी लोगों को 15 अगस्त तक क्वारंटीन करने को कहा है। सेना और पुलिस अफसर को क्वारंटीन रहने को कहा गया, ड्राइवर, कुक और परेड को भी क्वारंटीन रहने को कहा गया है। तो कोरोना के वक्त जो स्थिति चल रही है उसके मद्देनजर ये फैसला परेड को लेते हुए उठाया गया। जो भी लोग इसमें हिस्सा ले रहे हैं उनको बताया गया है कि क्वारंटीन किया जाएगा, ताकि अगर कोई भी संक्रमित होता है तो उसे पहले ही वहां से हटाया जा सके, ट्रीटमेंट के लिए उसको अलग से क्वारंटीन किया जा सके। ये रणनीति तय की गई है 15 अगस्त के मद्देनजर। इस समारोह को देखकर केंद्र सरकार ने ये बड़ा फैसला लिया, जिसमें परेड में हिस्सा लेने वाले सभी लोगों को 15 अगस्त तक क्वारंटीन करने को कहा गया है। सेना और पुलिस अफसर को क्वारंटीन रहने को कहा गया, ड्राइवर, कुक और परेड को भी क्वारंटीन रहने को कहा गया है। तो कुल मिलाकर 15 अगस्त की जो परेड होनी है उसके मद्देनजर कोरोना का खतरा जिस तरीके से देश में पनपा है उसको लेकर क्या कदम उठाने चाहिए, उसी के तहत ये केंद्र सरकार का बड़ा फैसला, जिसमें ये फैसला लिया गया कि जो भी परेड में हिस्सा लेगा उसको 15 अगस्त तक क्वारंटीन किया जाए। तो कुल मिलाकर परेड में हिस्सा लेने वालों को बताया जा रहा है कि वो क्वारंटीन रहेंगे और उसी के साथ साथ ये तैयारियों की भी वहां समीक्षा की जाए। यानी जो पुलिस है, जो अफसर हैं, उनको फिलहाल बताया जा रहा है कि क्वारंटीन किया जाएगा। तो इसी बीच जो जानकारी मिल रही है कि परेड में जो लोग हिस्सा लेंगे, चाहे वो परेड में शामिल होने वाले लोग हों, पुलिस जो वहां सुरक्षा के लिए तैनात होगी, सेना और सेना के जो लोग होंगे, उन्हें भी क्वारंटीन करने के लिए कहा गया है, क्योंकि बड़े लोगों के इस परेड में शामिल होने की खबर है। और ऐसे में अगर एक भी शख्स वहां पर कोरोना पॉजिटिव पाया जाता है तो इसलिए वहां ज्यादा खतरा पनप सकता है। और इसके मद्देनजर केंद्र सरकार की तरफ से ये बड़ा फैसला लिया गया, जिसके तहत जो लोग भी परेड में हिस्सा लेंगे उनको 15 अगस्त तक क्वारंटीन किया जाएगा, ताकि अगर किसी में भी कोई भी संक्रमित होता है या कोई लक्षण दिखते हैं तो पहले से ही एहतियाती कदम उठाने के लिए दरअसल ये कदम उठाया गया है। और इसी बीच एक और बड़ी खबर मिल रही है, रफाल विमानों ने अबू धाबी से उड़ान भर दी है। यानी जिस चीज का इंतजार था, कि कहा जा रहा था अब से थोड़ी ही देर में अबू धाबी से उड़ान भर देंगे ये रफाल, लेकिन अब जो जानकारी मिल रही है कि अबू धाबी से इन विमानों ने अब उड़ान भर दी है। एक दिन वहां रुके थे फ्रांस से ये 5 रफाल विमान भारत की तरफ आ रहे हैं और ऐसे में ये तय कार्यक्रम था कि अबू धाबी में भी वो कुछ वक्त के लिए रुकेंगे और उसके बाद ये 5 रफाल विमान भारत के लिए निकल पड़ेंगे। इनको अंबाला एयरबेस पहुंचना है। हालांकि इस बीच ये भी खबरें कि अंबाला में तेज बारिश हो रही है और अगर बारिश होती है तो वहां लैंडिंग करना मुश्किल होगा और इसके मद्देनजर वहां यानी जोधपुर को तैयार किया गया है, वहां पर कोशिश की जाएगी कि इसकी लैंडिंग कराई जाए अगर अंबाला में ऐसे ही बारिश होती रही। तो अब जो अंदाजा लगाया जा रहा है, दोपहर 2 से 3 बजे के बीच में ये रफाल विमान भारत की जमीन पर लैंड कर जाएंगे। पहली खेप में आपको बता दिए 5 फाइटर जेट रफाल विमान जो है वो भारत को मिल रहे हैं फ्रांस की तरफ से और इन्होंने उड़ान भर दी है अबू धाबी से। हालांकि फ्रांस से निकलने के बाद अबू धाबी में एक दिन के लिए इन्होंने रुके थे पायलट्स और ये विमान भी वहां पे एक दिन के लिए थे। अब से कुछ ही देर में भारत पहुंच जाएंगे ये रफाल विमान। इसको लेकर लोगों में भी बहुत उत्साह देखा जा रहा है और इसी को देखते हुए हरियाणा में भी कई जगह पर रफाल के स्वागत के लिए पोस्टर भी लगे हुए हैं। तो ये अब एक तरीके से कहा जाए तो हर इंसान ये स्वीकार रहा है कि भारतीय सेना की ताकत निश्चित तौर पर इन रफाल विमानों के आने से बढ़ेगी। 36 रफाल विमान दरअसल आने हैं और पहली खेप जो है जिसमें 5 ये रफाल विमान जो हैं वो अब से थोड़ी देर में ही भारत की जमीन पर लैंड कर जाएंगे। हालांकि अभी ये तय होना बाकी है कि क्या ये अंबाला में ही लैंड होंगे, क्योंकि ये दुविधा की स्थिति इसलिए बनी, बारिश अंबाला में हो रही है जिसकी वजह से अंबाला एयरबेस पर लैंडिंग होगी या नहीं ये तब तय किया जाएगा जब स्थिति 2 से 3 बजे की तरफ जब ये विमान वहां पहुंचेंगे तब तय होगा कि क्या वहां लैंडिंग हो सकती है। और अगर नहीं होती है तो जोधपुर एयरबेस को भी तैयार किया गया है, अलर्ट पर रहने के लिए कहा गया है। हालांकि अंबाला एयरबेस के पास धारा 144 भी लगा दी गई है। लोगों से आह्वान भी किया जा रहा है कि वो छतों पर ना आए, ना ही फोटो खींचे। ये तमाम एहतियाती कदम भी वहां पर उठाए जा रहे हैं, क्योंकि अंदाजा इसका लगा सकते हैं ये 5 विमान जो मिल रहे हैं फाइटर
प्लेन, ये कितने महत्वपूर्ण हैं, इस बात को हर कोई समझ रहा है और इसीलिए किसी भी प्रकार की लापरवाही कोई बरतना नहीं चाहेगा। इसलिए लोगों से भी अपील की जा रही है कि अपने घरों पर ना ही वो मौजूद रहें छतों पर और ना ही किसी को वहां आने दें, ना ही इनकी फोटोग्राफी करनी है और साथ ही साथ उस एरिया में कोई ड्रोन भी उड़ाता नजर नहीं आएगा। अगर किसी के खिलाफ वहां देखा गया कि कोई ड्रोन उड़ा रहा है तो उसके खिलाफ भी कार्रवाई की बात भी कही गई है। तो एक तरीके से दुश्मनों का काल जो है अब से थोड़ी ही देर में भारत की जमीन पर लैंड करेगा। वक्त जो बताया जा रहा है 2 से 3 बजे के बीच ये जो विमान है वो अंबाला एयरबेस पर, अभी तक जो तय कार्यक्रम है उसके हिसाब से अंबाला एयरबेस पर लैंड करेगा। इसके लिए तमाम तैयारियां जोर शोर से वहां पर कर दी गई हैं। अबू धाबी से उड़ान फिलहाल इन रफेल विमानों ने भर दी है। फ्रांस से निकले थे, जिसके बाद ये कहा जा रहा था कि अबू धाबी में कुछ देर के लिए रुकेंगे, आराम करेंगे। उसके बाद ये जो विमान है वो आगे की तरफ यानी भारत की तरफ रुख कर जाएगा। और अब जो बड़ी खबर है वो ये कि रफेल विमानों ने अबू धाबी से उड़ान भर दी है और अब से कुछ घंटों का और इंतजार है जब रफेल विमान भारत की जमीन पर होंगे। और इसी के साथ साथ वायुसेना बेड़ा जो है हमारा वो और ज्यादा ताकतवर हो जाएगा और इसको चीन, पाकिस्तान और जो देश हैं वो सब समझ रहे हैं, क्योंकि पहली खेप है ये। ऐसे 36 रफेल विमान अभी और आने बाकी हैं। 5 इनमें से आज भारत की जमीन पे आ जाएंगे। तो 2 से 3 बजे का ये वक्त बताया जा रहा है। तैयारियां पूरी कर ली गई हैं, लोगों में भी खासा जोश इसको लेकर देखा जा रहा है। कई जगहों पर लोग हवन पूजन करते हुए भी नजर आ रहे हैं कि ये जो विमान है इनकी लैंडिंग अंबाला एयरबेस पर अच्छी तरीके से हो जाए, कहीं कोई दिक्कत ना आए, इसके लिए लोग हवन करते हुए भी नजर आ रहे हैं। वो सारे एहतियाती कदम भी यहां पर सेना की तरफ से भी उठा लिए गए हैं ताकि कोई दिक्कत फिलहाल ना आए। तो कुछ पल का इंतजार अब और ये रफेल विमान जो हैं वो भारत के जमीन पर आने वाले हैं। और ये बताया जा रहा है 2 से 3 बजे का वो वक्त होगा जब भारतीय जमीन पर लैंड करेंगे ये रफेल विमान। 5 रफेल विमान ये हैं। हालांकि अंबाला एयरबेस पर अभी शंका इस बात को लेकर है क्योंकि बारिश जो हो रही है उससे थोड़ी सी स्थिति अभी वहां बिगड़ी नजर आ रही है। और ऐसे में तय करना होगा, अगर 2 से 3 बजे जो वक्त बताया जा रहा है उस वक्त भी बारिश होती है तो निश्चित तौर पर जोधपुर एयरबेस जो कि पहले से तैयार किया गया है वहां पर इनकी लैंडिंग हो सकती है। और अब बात सुशांत सिंह राजपूत आत्महत्या मामले की। सुशांत सिंह राजपूत आत्महत्या मामले की जांच करने के लिए बिहार पुलिस की एक टीम मुंबई में क्राइम ब्रांच के दफ्तर पहुंची है। सुशांत के पिता की ओर से इस मामले में उनकी दोस्त रही रिया चक्रवर्ती के खिलाफ एफआईआर दर्ज करवाने के बाद बिहार पुलिस मुंबई पहुंची है। खबर है कि बिहार पुलिस रिया चक्रवर्ती के सीए, उनके मैनेजर, सुशांत के सीए और सुशांत के मैनेजर से पूछताछ करेगी। बताया यह भी जा रहा है कि बिहार पुलिस की टीम रिया और उनके परिवार वालों से पूछताछ कर सकती है और जरूरत पड़ी तो उनको गिरफ्तार भी किया जा सकता है। और इसी मामले में कानूनी सलाह के लिए बीती रात रिया ने अपने वकील से करीब 3 घंटे बातचीत की। खबर यह भी है कि रिया चक्रवर्ती आज अग्रिम जमानत के लिए याचिका दे सकती हैं। इसी बीच बिहार में रिया चक्रवर्ती पर केस दर्ज होने पर मुंबई पुलिस का कहना है कि पैसों के लेन देन को लेकर पीड़ित परिवार ने मुंबई पुलिस से कोई जानकारी साझा नहीं की और ना ही कोई शिकायत की। मुंबई पुलिस ने यह भी साफ किया कि वो जांच में बिहार पुलिस की पूरी मदद करेगी। तो इससे पहले कई पूछताछ का जो सिलसिला है वो चल रहा था। हालांकि जो फैंस हैं सुशांत सिंह राजपूत के वो लगातार इस बात की डिमांड कर रहे थे कि सीबीआई जांच भी हो। इसमें कई बिहार के नेता भी सुब्रमण्यम स्वामी सहित यहां के नेता जो ये अपील कर रहे थे कि सीबीआई जांच हो। इसी बीच इस पूरे मामले में एक ट्विस्ट तब आया जब सुशांत के पिता ने एक एफआईआर दर्ज करवाई है जिसमें तमाम गंभीर आरोप रिया चक्रवर्ती पर लगे हैं। न सिर्फ उन पर, उनके घर वालों पर। ये 5 लोग बताए जा रहे हैं जिन पर ये एफआईआर दर्ज हुई है। और इसके तहत कि रिया 8 तारीख को ही सुशांत के घर से चली गई थी और घर में रखे कैश, मोबाइल, लैपटॉप और जरूरी चीजें लेकर वो वहां से चली गई थी। सुशांत सिंह राजपूत की आत्महत्या के मामले में मुंबई क्राइम ब्रांच में इस वक्त बिहार पुलिस की टीम मौजूद है। और सबसे अहम बात कि अधिकारियों की ये टीम जो डीसीपी हैं उनके पास पहुंची हुई है। सबसे अहम बात ये कि 4 लोगों की ये टीम है जिसके अधिकारी इस वक्त
जो है मुंबई क्राइम ब्रांच पहुंचे हुए हैं। जहां तक है जानकारी उभर कर सामने आई है कि उसके मुताबिक मुंबई पुलिस को इन्हें लोकल कोऑर्डिनेशन देना है। सर आप लोगों से सिर्फ एक अहम बात जानना चाहूंगा सर कि किस तरह का इन्वेस्टिगेशन, क्या जो है मुंबई पुलिस से किस तरह का कोऑर्डिनेशन चाहिए सर? हम लोग काम कर रहे हैं, अभी बात कर रहे हैं, अभी हम लोग कुछ बता नहीं पाएंगे आपको। हम लोग अपना कर रहे हैं काम। मुंबई पुलिस से असिस्टेंस हाँ, वो दे रहे हैं असिस्टेंस। अभी हमारी बात क्या महिला पुलिस की मांग की गई है और क्या इस लोग आपको कुछ नहीं बता पाएंगे, अभी अनुसंधान में है, हम लोग कुछ नहीं बता पाएंगे। हम लोग काम करने दें। हमारे साथ हमारे 3 सहयोगी इस वक्त जुड़ चुके हैं। आशीष सिंह हमारे साथ क्राइम ब्रांच अधेरी से जुड़े हुए हैं, फरीदाबाद से अमित सिंह हमारे साथ जुड़े हुए हैं, वही पटना से रवि नारायण जो कि पुलिस मुख्यालय के सामने से इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सबसे पहले जरा आशीष का रुख कर लेते हैं। आशीष, क्राइम ब्रांच के बाहर आप मौजूद हैं, क्या जानकारी अभी तक मिल पा रही है? क्या पूछताछ के लिए बुलाया जाएगा रिया या उनके परिवार वालों को? जी, इस वक्त बिहार पुलिस की टीम जो है वो क्राइम ब्रांच के अंदर ही मौजूद है और इस वक्त अगर देखें तो ये चारों ही अधिकारी अंदर की तरफ मौजूद हैं। सर सिर्फ एक चीज जानना चाहूंगा, क्या रिया की गिरफ्तारी हो सकती है सर इस मामले में? सर क्राइम ब्रांच के अधिकारी जो हैं वो फिलहाल बात तो नहीं कर रहे हैं क्योंकि अभी भी लोकल असिस्टेंस का इनको इंतजार है और जब लोकल असिस्टेंस इनको मिलेगा उसके बाद ही जो है स्थिति क्लियर हो पाएगी। हालांकि अभी तक जो जानकारी उभर कर सामने आई है उसके मुताबिक एक महिला कांस्टेबल की महिला पुलिसकर्मी की जो है वो डिमांड की गई है। इसके अलावा बिहार से 2 महिला पुलिसकर्मियों को भी जो है वो बुलाया गया हुआ है। क्राइम ब्रांच में इस वक्त अभी भी ये चारों अधिकारी लोकल कोऑर्डिनेशन के लिए मौजूद हैं और जो है पूरे मामले की तफ्तीश जो है वो अभी भी जारी है। निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं रिया को लेकर उसको पूछताछ को लेकर जिस तरह से कहा जाए कि पूरा मामला अभी भी सस्पेंस बना हुआ है, वो जो है सबसे अहम है। इस मामले में जो टीम है बिहार पुलिस की वो उनकी बहन का भी बयान दर्ज करने की तैयारी में है। इसके अलावा उनके कुक और मैनेजर से भी बयान दर्ज किया जाएगा। यानी कि कुल मिलाकर देखा जाए तो पूरी नकेल कसने की, इस पूरे मामले की इन्वेस्टिगेशन एक नए सिरे से करते हुए नकेल कसने की तैयारी में है बिहार पुलिस। बिल्कुल आशीष, रहिए आप हमारे साथ। अमित भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, फरीदाबाद से हैं। अमित, परिवार वालों का अगर क्या कहना है इस पूरे मामले पर, बातचीत अगर आपकी हुई हो? जी बिल्कुल अर्पिता, बीते 3 दिन पहले यहाँ पर जो सुशांत सिंह राजपूत हैं उनके पिता के सिंह यहाँ पहुँचे हुए हैं। दरअसल यहाँ पर जो है के सिंह की जो बेटी है यानी सुशांत की जो बहन है वो रहती हैं और जो उनका दामाद है वो फरीदाबाद पुलिस कमिश्नर है ओपी सिंह, ये उनका आवास है और इसी आवास के अंदर फिलहाल के सिंह रह रहे हैं। बताया ये जा रहा है कि मानसिक रूप से काफ़ी ज़्यादा परेशान है और केवल वो अपने कानूनी सलाहकारों से मिल रहा है। हालांकि उनके जो दामाद है वो खुद ही पुलिस कमिश्नर ADG रैंक के अधिकारी है, तो उनसे वो भी एक बड़े कानूनी सलाहकार है। और फिलहाल जब हमने परिवार के लोगों से बातचीत करने की कोशिश की, हमने जब के सिंह से संपर्क करने की कोशिश की तो उनके तरफ से ये कहा गया कि उनके जो कानूनी सलाहकार है विकास सिंह वकील हैं वो बात करेंगे। और जब हमने विकास सिंह से बात की तो विकास सिंह ने कहा कि वो नहीं चाहते कि इस पूरे मामले में CBI जांच हो। बिहार पुलिस सही दिशा में जांच कर रही है क्योंकि जिस तरीके से CBI जांच को लेकर ये भी बातें सामने आ रही थी तो विकास सिंह ने साफ कहा है कि फिलहाल जो बिहार पुलिस का जो डायरेक्शन है जांच करने का वो सही तरीके से चल रहा है। और के सिंह जो है केवल अपने कानूनी सलाहकारों से यहाँ पर बात कर रहे हैं, मानसिक रूप से काफी ज्यादा परेशान हैं। अर्पिता। बिल्कुल अमित, रहिए आप हमारे साथ। वहीं सुशांत के पिता के सिंह के वकील विकास सिंह का कहना है कि वो चाहते हैं कि पूरे मामले की जांच बिहार पुलिस करे। उन्होंने रिया के इस मामले का मुख्य आरोपी बताया रिया को और उन पर सुशांत के क्रेडिट कार्ड इस्तेमाल करने का भी आरोप लगाया है। तो जब FIR एक है तो उस केस की प्रॉपर इंक्वायरी उसको उस FIR में करने दिया जाए और मुंबई पुलिस पूरी सहयोग दे बिहार पुलिस के साथ, जिसमें कि सबसे पहले तो उसका अरेस्ट होना चाहिए और उसका इंटरोगेशन हो। बिकॉज इस तरह के मामले में कस्टोडियल इंटरोगेशन के बिना कभी भी इस तरह की कॉन्स्पिरेसी या इस तरह का जो क्राइम है उसका कोई खुलासा नहीं हो पाता। सर, मुंबई पुलिस की जो जांच है वो कई चेहरों के इर्द गिर्द घूम रही थी। वो लगातार बॉलीवुड से जुड़े हुए कई लोगों से पूछताछ भी कर रही है। करण जौहर तक जाने की बात हो रही है, महेश भट्ट से हो रही है। तो आपको लगता है कि वहां पर मुंबई में जो जांच हो रही है वो गलत रास्ते पर थी, गलत ट्रैक पर थी, और जो अब पटना पुलिस ने FIR की है रिया चक्रवर्ती के खिलाफ वो सही दिशा में आगे बढ़ रही है? देखिए, हमारा बड़ा क्लियर मानना है कि हमारे हिसाब से नेम्ड अक्यूज्ड रिया और उसके अकम्प्लिसेस हैं, चाहे उसके पिता हों शामिल, उसके भाई हो, कौन कौन लोग वो अभी हम नहीं कह सकते खुलासा। लेकिन मुंबई पुलिस हमसे भी चाह रही थी कि हम कुछ प्रोडक्शन हाउसेस के नाम ले लें, बड़े प्रोडक्शन हाउसेस के, जो हमने कहा कि हम क्यों लेंगे नाम, जब हमको कोई डायरेक्ट इन्फॉर्मेशन नहीं है किसी प्रोडक्शन हाउस के बारे में तो हम किसी का नाम क्यों लें। हमारा ये मानना है कि अगर
उन लोगों ने भी कोई भूमिका निभाई है इस सारे मामले में, जिसका कि हमारे पास कोई इंफॉर्मेशन नहीं है। अगर है तो आप जरूर इन्वेस्टिगेट कीजिए, बट वो जो है वो एक सिर्फ मतलब एडिशनल रोल ही उन्होंने प्ले किया होगा। मेन रोल तो डेफिनेटली इसने प्ले किया है जो हमारे एफआईआर में है, इसलिए ये इसका जो इन्वेस्टिगेशन है ये नहीं चल रहा था ठीक तरीके से, इसलिए हमने इसको। सर, सुशांत के पिछले 1-1.5 साल की जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं उसमें से भी काफी पैसा ये रिया चक्रवर्ती के पास गया है, तो क्या ये उसी से लिंक्ड है पूरी तरीके से? उसी ब्लैकमेलिंग का हिस्सा आप लोगों को लगता है, फैमिली को लगता है? देखिए, हम परिवार को कोई सुशांत सिंह के फाइनेंस से मतलब नहीं था, इसलिए वो अपना अपना फाइनेंस करते थे, हम लोग को अपने जिंदगी जीते थे, इसलिए वो उस मामले में हम लोग का कोई हस्तक्षेप नहीं था। लेकिन जो अभी खुलासा हुआ है रिसेंटली उनके मरने के बाद, जब हम लोग को पता चला है कि 15 करोड़ रुपया उनके अकाउंट से 1 साल में करीब निकला है। अब वो कहाँ निकला है, अब ये भी मीडिया में आ रहा है कि क्रेडिट कार्ड वही यूज़ करती थी, हमारे को भी ये इन्फॉर्मेशन है, हमारे को भी स्टाफ ने बताया कि क्रेडिट कार्ड वही यूज़ करती थी और पिन नंबर भी उनके पास होता था। तो सारे जो कंट्रोल उनके पास था, उनका मेडिकल रिकॉर्ड वही देखती थी, डॉक्टर के पास कहाँ ले जाएंगे वो भी वही डिसाइड करती थी। परिवार को कभी भी इन्वॉल्व नहीं किया। जब छोड़ के गई तो परिवार को नहीं बताया कि भाई आप आकर के इनका देख रेख कीजिए, अपना फोन ब्लॉक कर दिया उनके साथ। तो मतलब कई ऐसे सर्कमस्टांस उन्होंने क्रिएट किए जिसमें कि अबेटमेंट ऑफ सुसाइड बड़ा क्लियर इस्टेब्लिश होता है हमारे तरफ से, और हमारा ये मानना है कि इसको लॉजिकल एंड पे पुलिस को इसको ले जाना चाहिए। तो कुल मिलाकर वकील जिस तरीके से आपने सुना, उनको वो ये बात कह रहे हैं कि प्रोडक्शन हाउस को लेकर फिलहाल वो कोई बातचीत नहीं करना चाह रहे हैं। पूरा शक जो है परिवार का वो रिया चक्रवर्ती पर ही है और इसलिए उनके खिलाफ ये एफआईआर दर्ज हुई है जिसमें 6 लोगों के नाम है और कई गंभीर आरोप इस एफआईआर में लगाए गए हैं। इसी के तहत रिया जो कानूनी विकल्प हो सकते हैं उनको तलाशते हुए भी नजर आ रही है। न सिर्फ रिया के परिवार के जो लोग हैं उन पर यह आरोप है कि आत्महत्या के लिए उकसाने, धोखाधड़ी और बंधक बनाने का यह आरोप, साजिश के तहत सुशांत से दोस्ती गांठी गई और उसके बाद पूरी ये कहानी रची गई है। हमारे साथ आशीष जुड़े हुए हैं। आशीष, यानी कल रात से ही हम देख रहे हैं रिया के जो वकील हैं वो कानूनी सलाह उनको देते हुए नजर आ रहे हैं। रिया क्या अग्रिम जमानत याचिका दायर कर सकती हैं, क्योंकि खबरें कुछ ऐसी ही थी? जी बिल्कुल, इस पूरे मामले में अगर देखा जाए तो रिया का बयान जिस तरह से मुंबई पुलिस ने दर्ज किया हुआ था उसमें अब जो है कहीं ना कहीं संदेह की भूमिका उभर कर सामने आई है। कल जब बिहार पुलिस जो है मुंबई पहुंची हुई थी और मामले की जांच उसने शुरू करते हुए आला अधिकारियों से मुलाकात की थी, तो उसके बाद से ही जो है रिया ने अपने जो वकील हैं उनसे कंसल्ट करना शुरू किया। अब जो जानकारी उभर कर सामने आ रही है कि अगले मैं आपको रोक रही हूँ, यहाँ पर हमारे साथ जाने माने एक्टर शेखर सुमन इस वक्त जुड़ चुके हैं। शेखर सुमन, आपको मैंने कई बार इसके बारे में, सुशांत के आत्महत्या के मामले में सुना, आपने कई बातें इसमें कही, प्रोडक्शन हाउस को लेकर आपने कही, जो नेपोटिज्म वहां पर चल रहा है उसको लेकर आपने बातें कही, लेकिन अब यहाँ एक ट्विस्ट, क्योंकि परिवार ने एफआईआर दर्ज करवाई है रिया चक्रवर्ती के अगेंस्ट और बहुत गंभीर आरोप उन पर लगाए हैं। तो जायज है अगर उनको ऐसा लगता है, परिवार को ऐसा लगता है कि कोई जिम्मेदार है तो उसका नाम दर्ज कराना तो बहुत जरूरी है और देर आए दुरुस्त आए। उनकी कुछ वजह भी होंगी, हम लोग बहुत ज्यादा जल्दबाजी में थे, पर चीजों को वक्त लगता है और खास तौर पे जिनके साथ ये ट्रेजेडी हुई है उनको तो थोड़ा वक्त देना पड़ेगा सोचने के लिए कि आगे क्या करना है, क्या स्ट्रैटेजी बनानी है। उन्होंने काफी वक्त दिया मुंबई पुलिस को और 44 दिन के बाद भी जब कोई नतीजा नहीं निकला तो उन्होंने फिर ये एफआईआर दर्ज किया पटना में, और जिन लोगों पे उनको शक लेकिन था, शेखर सुमन, जब वकील से बात की गई उनके, तो उन्होंने ये बताया कि मुंबई पुलिस भी चाह रही थी कि कोई प्रोडक्शन हाउस जो है उसका जिक्र कर दें, नाम ले लें, लेकिन फिलहाल जो वकील है उनके वो साफ इनकार कर रहे हैं, कह रहे हैं अभी हमको नहीं, वो जरूरी भी नहीं है। प्रोडक्शन हाउसेस कहाँ जरूरी है? जो करीबी जो लोग हैं उनके, जो आसपास उनके घेरे में थे, जो उनके साथ जिनका उठना बैठना खाना पीना था, उनको पहले तो इंटरोगेट करें। प्रोडक्शन हाउसेस तो ठीक है, चलो वो एक एस्पेक्ट है जो बाद में भी किया जा सकता है या साथ साथ किया जा सकता है, वो उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। देखिए फिर से इसको डाइवर्ट करने की कोशिश की जा रही है या वक्त खरीदा जा रहा है, ये जरूरी नहीं है। उनके साथ कौन वो लोग थे जो रात को पार्टी कर रहे थे, वो कहाँ गए, उनका फुटेज कहाँ है, किधर है, उनको बुलाया गया? जो उनके साथ रहते थे वो कहाँ है लोग, उन्होंने क्या कहा, उनके वर्षन से एक है या कई है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और जिनके साथ सुशांत का कोई एक निजी रिश्ता था, पर्सनल रिलेशनशिप था, एक पर्सनल समीकरण था, जैसे उनके मैनेजर हो सकती हैं या हो सकते हैं या जो भी, जो उनके सेक्रेटरी हैं या बॉडीगार्ड हैं या वगैरह वगैरह जो भी हैं,
वो उनपे ध्यान दीजिए, उनके फाइनेंशियल जो ट्रांजैक्शन है उन पे ध्यान दीजिए, कौन पैसे निकाल रहा है, कौन डाल रहा है। ये सब चीजें जो हैं, इसी के अंदर तो सुराग छिपा हुआ है। और मैं इस बात से खुश हूं, नाखुश हूं कि ये अबेटमेंट टू सुसाइड का केस बताया गया। ये मर्डर का केस है, ये सुसाइड का केस है ही नहीं। सुसाइड के केस में आप मुझे बताइए कि कहां, किस दुनिया में, हम किस दुनिया में रह रहे हैं कि सुसाइड में 44 दिन लगते हैं ये बताने के लिए कि ये आत्महत्या का केस है। ये तो खून ही होगा ना जिसमें 39 लोगों की तफ्तीश की जा चुकी है। शेखर सुमन, ऐसे बहुत सारी थ्योरीज आ रही हैं, लोग अपने अपने दावे कर रहे हैं, चाहे वो ट्विटर पर हो, सोशल मीडिया पर हो, कि जो निशान है गले पर या चोट के निशान है, कई ऐसी बातें कही जा रही हैं जिससे लोगों का ये शक है कि आत्महत्या नहीं है, ये मर्डर है। आपको, शेखर सुमन को ये क्यों लग रहा है कि ये आत्महत्या नहीं, ये मर्डर है? क्या बात है, दिल कह रहा है कि लग रहा है, देयर इज समथिंग कॉल्ड इंट्यूशन, जो देख के आपको लगता है कि भाई ऐसा नहीं हो सकता। क्यों लग रहा है? मतलब हो सकता है मैं गलत हूं, भगवान करे मैं गलत हूं, पर ऐसा लग रहा है। तो उसके लिए अगर आप शेखर सुमन को गलत साबित करना चाहते हैं, लाखों करोड़ों फैंस को गलत साबित करना चाहते हैं, तो एक तफ्तीश करा दीजिए, सीबीआई इंक्वायरी करवा दीजिए, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा, पता चल जाएगा ये सुसाइड था, अबेटमेंट टू सुसाइड था, ये मर्डर था। मेरी बात मत सुनिए, चलिए मैं गलत हूं। लेकिन शेखर सुमन जी, परिवार वाले ही कह रहे हैं कि सीबीआई जांच की जरूरत नहीं है, बिहार पुलिस सही काम कर रही है। बिल्कुल सही काम कर रही है, हर पुलिस सही काम कर रही है। अब पुलिस को ना बांटे, वो बिहार की पुलिस है, ये मुंबई की पुलिस है, पुलिस है, और पुलिस का काम जो है उसको करना चाहिए, आपस में मिलकर करना चाहिए। अब ये पुलिस लड़ ले कि तुमने वहां क्यों एफआईआर दर्ज किया, ये मेरा जुरिस्डिक्शन है, ये मेरा महकमा, ये हो क्या रहा है? तमाशा थोड़ी हो रहा है। सीबीआई इंक्वायरी, दैट्स इट, एंड ऑफ स्टोरी। उस पर ध्यान दे सब लोग। कुछ लोग हैं जो खुद नहीं करना, बैठ के बकवास करते रहते हैं सोशल मीडिया पे जाके, ऐसा क्यों हो रहा है, क्यों बोल रहे हैं, उसकी आत्मा को शांति से रहने दे। भाई तुम कौन हो? तुम चुपचाप बैठो अपना, तुमको कुछ नहीं करना ना, तुमको कोई कुछ नहीं कह रहा है कि तुम क्यों नहीं बोल रहे, मत बोलो। जो कर रहा है उसको करने दो। हर किसी के पीछे हमेशा एजेंडा नहीं होता है, कुछ लोगों का हो सकता है। सुमन, आप उसी इंडस्ट्री से बिलोंग करते हैं, इसलिए ये सवाल भी वाजिब है पूछना मेरा कि आपको क्या लग रहा है, क्या वजह ऐसी रही होंगी, या किसी का नाम अगर आप लेना चाहें जिन पर आपको लग रहा है कि ये शक जा रहा है मेरा कि यहाँ ये सिचुएशन क्रिएट हो सकती है और इसके तहत ही ये सुसाइड हुआ होगा या मर्डर हुआ होगा? देखिए, हम लोग सिर्फ कयास लगा सकते हैं, हम लोग सिर्फ अपने दिल की बात सुन सकते हैं, हम सिर्फ स्पेकुलेट कर सकते हैं, सरमाइश कर सकते हैं। हम दावे के साथ कैसे किसी के बारे में किसी का नाम लें, किसी पर लांछन लगाएं? क्यों? ये तो पुलिस का काम है भाई, क्यों नहीं लोग समझ रहे हैं? ये पुलिस का काम है, शेखर सुमन का काम नहीं है मर्डर्स का नाम गिनवाना या उन लोगों का नाम गिनवाना जो इसके पीछे थे, जिन्होंने इसको इस कगार पे लाके खड़ा किया तो ये तो पुलिस का काम है। तो पुलिस अगर अपना काम कर ले तो हमें क्यों बताने की जरूरत है पुलिस को कि क्या करो? ये तो पुलिस का काम है ना, कि हमें जो मर गया उसका जो निष्कर्ष है वो हमें 2 दिन में या 4 दिन में या 10 दिन में बता दें। 44 दिन में क्या वर्ल्ड वॉर हो रहा है? 44 दिन में 2 स्टेट्स की पुलिस, लाखों करोड़ों लोग, इतने सारे वकील, वो सब मिलके एक आदमी का डिसाइड कर रहे हैं कि मर्डर है कि ये सुसाइड है। ये क्या तरीका है? और हर लोग सेंसेशनलाइज कर रहे हैं। मैं तो कह रहा हूं कि जो बोल रहे हैं वो सही बोल रहे हैं, और लाखों करोड़ों लोग गलत नहीं हो सकते, मैं गलत हो सकता हूं, और जो बोल रहे हैं उनको बोलने दिया जाए। वो जो नहीं बोल रहे हैं वो उनका चॉइस है, वो खामोश रहे। शेखर सुमन जी, 49 लोग तकरीबन ऐसे हैं जिनसे पूछताछ हुई है, बारे में ना बोले कि वो खामोश क्यों है, वो उनका चॉइस है। सबको अपना काम करने दें, अगर नहीं बोलना चाहते हैं नहीं बोलें, जो बोलना चाहते हैं बोलें। लेकिन जो बोल रहे हैं वो 80% लोग ये बोल रहे हैं कि ये मर्डर है, वो गलत नहीं हो सकते। लेकिन शेखर सुमन जी, जो मुंबई पुलिस अभी तक तफ्तीश कर रही थी, तकरीबन 49 लोग जिनसे पूछताछ हुई है, वो आप मान रहे हैं कि ये सही दिशा है? हाँ, ये मैं आपसे एग्री कर रही हूँ कि वक्त बहुत ज्यादा लग गया, जो आप सही बात कह रहे हैं, कितना इतना 44 दिन का वक्त लग गया। तो मतलब इतने लोगों को जांच करने की क्या जरूरत है? आप मुझे बताइए, अगर पुलिस ये मान के चलिए, जो एक प्री नैरेटिव जो सेट किया गया कि देखते ही बोला गया कि ये सुसाइड है, जैसे उन्हें अंदर से आवाज आई थी और उनको पता चल गया बगैर किसी फोरेंसिक रिपोर्ट के, बगैर किसी ऑटोप्सी के, बगैर पोस्टमार्टम के, उनको पुलिस को लग गया, वो घटनास्थल पे पहुंचती है, ओहो ये तो सुसाइड है। भाई इसकी एक पूरी प्रक्रिया होती है, वेट करो, इंतजार करो, लोगों को बोलो कि ये हो सकता है, ऐसा लग रहा है ये सुसाइड, हम बताएंगे। लेकिन जब उन्होंने तफ्तीश करना शुरू किया तो उनको लगा कि इसके अंदर पेच है, या हो सकता है कुछ लोग मिले हुए हों, वरना मैंने तो नहीं सुना कि कोई आत्महत्या का केस 44 दिन चले। वो तो 2 ही दिन में बंद हो जाना चाहिए था। फिर इतने सारे लोगों को किस बात के लिए आप इंटरोगेट कर रहे हैं? क्या पता करने के लिए कर रहे हैं कि किस तरह से उन्होंने सुसाइड किया, या कोई नया एंगल ढूंढ रहे हैं?
तो ये कम से कम परिवार ने आगे आके जो अब ये परिवार ने अगर ये एफआईआर दर्ज नहीं किया होता तो हमें कैसे पता चलता कि सुशांत के करीब के लोगों ने 15 करोड़ रुपए गबन कर लिया या ये कर लिया, वो कर लिया, उनके परिवार से बातचीत नहीं होने दी। बिल्कुल शेखर उनका सुमन सिम जी, कार्ड बहुत चेंज बहुत कर दिया, शुक्रिया ब्लॉक कर दिया। आपका हमसे जुड़ने के लिए। और ये लगातार आप सवाल उठा रहे हैं और आपकी जो मांग निकल कर आई वो यही है कि सीबीआई जांच होनी चाहिए। बहरहाल बहुत बहुत शुक्रिया आपका जुड़ने के लिए। वहीं रिया चक्रवर्ती पर सुशांत के पिता की ओर से एफआईआर दर्ज करवाए जाने के बाद कंगना रनौत ने भी रिया को निशाने पर लिया है। उन्होंने एक ट्वीट किया, उसके जरिए उन्होंने सुशांत के पिता की ओर से जारी बयान शेयर करते हुए रिया चक्रवर्ती पर सुशांत को ब्लैकमेल करने का आरोप लगाया है। Warship guarding the seas. Arrow leader, Delta 6-3. May you touch the sky with glory. Happy landings. Delta 6-3, Arrow leader, wish you fair winds. Happy hunting over and out. और अब कंगना रनौत का एक ट्वीट आपको दिखा देते हैं जिसमें उन्होंने कई बातें लिखी। कंगना रनौत ने सुशांत के पिता का बयान शेयर करते हुए दरअसल ये ट्वीट किया है और लिखा कि माफियाओं ने तो उसे पागल साबित कर दिया और रिया ने उसे ब्लैकमेल किया। सोचिए, वो अभी भी उससे पागल साबित करने में जुटे हैं और उसकी संवेदनशीलता का फायदा उठाने की कोशिश में है। तो कंगना रनौत, जिन्होंने बाकायदा उनके वकील की तरफ से एक चिट्ठी भी लिखी गई थी, हालांकि उन्होंने इससे पहले ये भी कहा कि वो पूछताछ के वो अपनी राय रखने के लिए भी तैयार हैं। अगर पुलिस उनसे उनका बयान लेना चाहे तो भी वो उसके लिए तैयार हैं। और उसी के साथ साथ उन्होंने सुशांत के उस घर को सील करने की भी मांग अपनी चिट्ठी पर लिखी। और उसके बाद अब जब रिया चक्रवर्ती पर परिवार की तरफ से केस दर्ज हुआ है तो भी उनका एक ट्वीट आया। तो एफआईआर के बाद कंगना रनौत का रिया चक्रवर्ती पर यह हमला, और उनका कहना है कि लोग जो हैं वो वैसे ही उनको पागल घोषित करने में लगे हुए थे और ऐसे में रिया भी उन्हें क्या ब्लैकमेल कर रही थी।